हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक जो सब्जेक्ट की थीम के हिसाब से। आज की थीम है इकोनॉमी। हर थर्सडे शाम आप इकोनॉमी सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 5 सवाल सॉल्व करते हैं। जुलाई का 4th वीक वाला ये प्रीमिक्स है। ये हमारा बहुत ही पुराना एक इनिशिएटिव है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इसको चलते हुए, हम जहाँ पर हम हर शाम 5 सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के टॉपिक्स रहेंगे ये वाले, ठीक है। चलिए डायरेक्टली सबसे पहले ही क्वेश्चन है अबाउट नीति आयोग। आपने बताना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट समझानी है मुझे अबाउट नीति आयोग। अगर आप पहले से फॉलो करते आए हैं हमारा चैनल प्रीमिक्स फॉलो करते आए हैं तो आपको ये सवाल थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी मैंने इसके जैसे सिमिलर एक सवाल डिस्कस किया हुआ है। ओके दोस्तों, ये फॉर्म किया गया था एक पार्लियामेंट के एक्ट में, जो कि जनवरी 1 2015 में जो जिसे पास हुआ था, एंड अकॉर्डिंगली ही फॉर्म हुआ नीति आयोग। देन एक इसमें टीम इंडिया हब है नीति आयोग में, जो कि लीड करता है एंगेजमेंट विद द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन यहाँ पर एक और हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि नीति का थिंक टैंक कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो दोस्तों बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1, 2 एंड 3 सभी इनकरेक्ट या सभी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सोच समझ कर मार्क करें आंसर। एंड राइट आंसर इज सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी तक ये एक्ट नहीं बना। ये बात सही है कि जनवरी 1 2015 को ये फॉर्मुलेट किया गया था, हमारा प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लेके आया गया था, जो जिसका ये फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है हमें स्टेट पीसीएस में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग है। तो ये ऑप्शन जैसे बनाई गई थी तो बच्चों के गलत भी हो गए थे। ओके जो दोस्तों ये सेंटर और स्टेट दोनों को ही टेक्निकल एडवाइस ऑफर करेगा, एंड देन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। हम चाहते हैं कि स्टेट एंड सेंटर मिलकर काम करें, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। 2 हब्स हैं इसमें, एक टीम इंडिया हब और एक नॉलेज इनोवेशन हब, ठीक है। टीम इंडिया हब ये स्टेट और सेंटर में इंगेजमेंट इंक्रीज करता है, दोनों को मिलजुल कर चाहता है काम करें। एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब है जो कि नीति का थिंक टैंक वाली कैपेबिलिटी है, जो वेरियस फ्यूचर के सिनेरियोज, कैसे हमें काम करना चाहिए, वेरियस रिपोर्ट्स एट्सेट्रा ये पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्राइमरी टास्क हैं नीति आयोग के, एंड प्रधानमंत्री जी चेयरपर्सन होते हैं हमारे नीति आयोग के, ठीक है। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी। ओके ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल हो गया क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मैंने अगेन आपसे चाहता हूँ पूछना, नॉट ट्रू के बारे में बात है अबाउट इकोनॉमिक सेंसस। ये भी मैंने सवाल इनिशियल हमारे प्री मिक्सेस में डिस्कस्ड है। अगर बिल्कुल सिमिलर सवाल है, अगर आपने उसको सही से याद है तो अगेन रिवाइज कीजिए, देखिए कितना याद है। ओके पहला, ये कंप्लीट काउंट करता है दोस्तों, कंप्लीट काउंट करता है इकोनॉमिक सेंसस की कितनी इस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में स्थापित हैं। देन उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 ऑप्शंस आप बताइए यहाँ पे कि कौन सी करेक्ट है, कि दोनों की पहली दूसरी या दोनों ही इनकरेक्ट या कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज सिर्फ और सिर्फ 2 गलत है, 1 इज करेक्ट, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइज नहीं करता दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मॉस्पी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये 6 बार से ऑर्गेनाइज हो चुका है, 2019 में फिर से इसको ऑर्गेनाइज करने की बात शुरू हो गई थी, ये चल रहा है। एंड ये दोस्तों देश के कंप्लीट काउंट करता है कि कौन सी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे देश की बाउंड्रीज के बीच में जो लाई करती हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को समझा जाता है उसमें कि कौन सी कंपनी कौन सी क्या काम कर रही है, स्ट्रक्चर क्या है वेरियस एस्टैब्लिशमेंट का, कितने लोग लगे हुए हैं, ओनरशिप पैटर्न एट्सेट्रा, ठीक है, कहाँ पे, ताकि अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाई जा सकें, कौन से क्लस्टर में क्या स्पॉन्सर करेगी सरकार, एंड कौन से क्लस्टर में सरकार को कितनी सब्सिडी देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है इकोनॉमिक सेंसस। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे वाली बात नहीं, इकोनॉमिक सर्वे तो कुछ और होता है ना, इकोनॉमिक सेंसस है ये। जैसे हमारे देश की आबादी के बारे में पता करते हैं तो वो पॉपुलेशन सेंसस रहता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस का सेंसस भी होता है इकोनॉमिक सेंसस। एग्रीकल्चर का सेंसस होता है एग्रीकल्चरल सेंसस। देन कैटल, हमारे देश में कितनी सारी कैटल, मवेशी पशु कितने हैं, कैटल का सेंसस भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मॉस्पी करता है, स्टैटिस्टिक्स वाली मिनिस्ट्री है हमारी। ओके दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, ये बोल रहे हैं कि अपीडा को भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया था 1985 में, एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट था? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। क्या ये बात सही है? दूसरा,
एपीडा को जो शुगर की इंपोर्ट हो रही है उसको भी मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। क्या ये बात सही है? देन एपीडा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है एंड एपीडा ने रिप्लेस किया था किसको? प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या ये बात सही है? लास्ट मैंने आपको प्रीमिक्स में मैंने SEZ के बारे में पूछा था आपको, ठीक है, वो एक्सपोर्ट क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। एंड ये भी एपीडा के बारे में भी हम डिटेल लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, एपीडा पर हमने सवाल पूछे हुए हैं, आपको ये सवाल आना चाहिए। ओके, तो बताना है क्या है यहाँ पर, सवाल में ध्यान दें, करेक्ट समझाना है आपको कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट। एंड दोस्तों राइट आंसर इज कि सभी करेक्ट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में दोस्तों ये नहीं आता एपीडा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करता है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट प्रमोशन और डेवलपमेंट की। कौन सी फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, जो पोल्ट्री, डेयरी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। गुआरगम, क्या होती है गुआरगम, याद रखिए, ठीक है, गुआरगम को थोड़ा गूगल कीजिएगा, UPSC पूछ चुका है अपने एग्जाम में। एंड एपीडा को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि शुगर में कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी शुगर हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, उसके बारे में भी थोड़ा आप नज़र रखिए। 1985 में ये बनाया गया था एंड एक्ट के तहत पास किया गया था, तो ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सिवाय कौन सी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है दोस्तों। कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि देखती है कितना कॉमर्स या फिर कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। जो इसका ऑप्शन सी आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ अबाउट, जो आपने पूछा गया आपसे कि करेक्टली क्या डिस्क्राइब करता है सेक्शन 7 ऑफ द RBI एक्ट। ये न्यूज़ में था, भूलना नहीं है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो हो सकता है भूल जाएं, तो ये लास्ट टाइम न्यूज़ में था। मेंस के लिए भी हमने इसको प्रिपेयर किया था, UPSC मेंस के लिए पूछा नहीं गया एज सच डायरेक्टली, लेकिन यूज़ होता था क्वेश्चन में, तो अभी प्री में पूछ सकते हैं क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसे बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी। सेक्शन 7 ऑफ द RBI एक्ट कौन सी चीज़ करेक्टली डिस्क्राइब करती है? पहला, जो एम्पावर करता है RBI को कि सरकार का बैंकर बनने के लिए, ठीक है। देन दोस्तों ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि RBI को डायरेक्शंस इशू की जा सकें। देन दोस्तों ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक जो होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगी। एंड जो देन उसके बाद सेक्शन 7 की बात करें तो ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है RBI को कि बैंक नोट्स को इशू कर सके, ठीक है। तो बताइए सेक्शन 7 इसमें से कौन सी चीज़ों के लिए RBI या फिर अकॉर्डिंगली पावर्स प्रोवाइड करता है? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, या सभी के सभी करेक्ट हैं सेक्शन 7 के रिगार्डिंग? दोस्तों आसान सवाल है, अगर आपको सिंपली अगर आपने थोड़ा ढंग से हमने अगर तैयारी की हुई है, अगर नहीं किया हुआ तो थोड़ा हमें अपनी तैयारी को लेवल को रेज करना होगा, क्योंकि राइट आंसर इज यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इशू था कि गवर्नमेंट जब RBI को डायरेक्शन दे रही थी कि आप अपने रिजर्व्स, जो भी RBI के रिजर्व से वो ट्रांसफ़र कर दे, एंड अकॉर्डिंगली तो उस पर बहुत बवाल हुआ था, पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। तो RBI को जो सेक्शन से RBI एक्ट के सेक्शन 7 को सरकार ने लागू किया था और RBI को निर्देश दिया था कि अपने ट्रांसफ़र कर दीजिए सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं। अकॉर्डिंगली RBI गवर्नर ने रिज़ाइन भी किया था, इवन डिप्टी गवर्नर जो विरल आचार्य हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, हमने मेंस के लिए तैयारी भी की थी, लेकिन एज सच मेंस में नहीं पूछा गया। ओके दोस्तों, बाकी जो चीज़ें हैं 1, 3, 4 ये भी सेक्शंस ही हैं, वेरियस सेक्शंस RBI एक्ट के। कौन से? जो बैंकर बनने का सेक्शन है सेक्शन 21। देन जो सेंट्रल बोर्ड का RBI का कॉम्पोजिशन क्या होगा सेक्शन 8। एंड देन बैंक नोट्स कहाँ से इशू होते हैं सेक्शन 22। अगर आप बैंकिंग वगैरह का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं सवाल ऐसे, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट सेक्शन से। ओके, आखिरी सवाल करते हैं दोस्तों आज का, ये है अबाउट MCLR। MCLR क्या होता है आपको पता होना चाहिए, UPSC MCLR पे सवाल पूछ चुका है, सिर्फ MCLR लिखकर। MCLR ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से, इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? दूसरा, इसने बेस रेट सिस्टम को रिप्लेस किया था, एंड देन ये एनुअली रिवाइज होता है, जो जैसे कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रख के, रेपो रेट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, क्या पूछा गया, ध्यान दें, करेक्ट पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो राइट यहाँ पे आंसर कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑप्शन 2 करेक्ट है, बाकी कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि MCLR मैक्सिमम इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ये है मिनिमम इंटरेस्ट रेट, इससे कम बैंक चार्ज नहीं कर सकता। क्योंकि हुआ क्या, बैंक अपने कुछ खास कस्टमर्स को, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरी कोई जान पहचान है या मैंने कोई बहुत बड़ा लोन लेना है, तो बैंक उसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए जो एक लेवल से भी कम जाकर लोन को उधार दे देते हैं। तो उसको प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कि अगर आपकी जान पहचान है या बहुत बड़े कस्टमर हैं तो आपको बहुत सस्ते लोन मिल रहे हैं, बाकी आम ग्राहक को महंगे मिल रहे हैं, तो इसीलिए RBI ने पहले बेस रेट सिस्टम लागू किया था कि इससे कम आप उधार नहीं दे सकते। तो लेकिन 2010 में ये इसको लागू किया गया था, उसके बाद
ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते कि कैसे बेस रेट कैसे डिसाइड किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। आरबीआई ने कहा बैंक को थोड़ा इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। 2016 में MCLR लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो MCLR लागू किया गया था कि इससे आप कम, ठीक है, बिलो विच यू कैन नॉट लेंड, क्योंकि और किसी किसी खास केस में किसी गरीब को या फिर पर्टिकुलर किसी प्राइवेट सेक्टर को लेंड करना है तो कर सकते हैं। तो ये इसीलिए एक इंटरनल बेंचमार्क या रेफरेंस रेट है बैंक का, इससे कम तो उधार नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना मर्जी बड़ा उधार ले लीजिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा लीजिए, इससे कम में उधार नहीं मिलेगा। MCLR को आरबीआई ने 2016 में लागू करवाया था। उसके पहले बेस रेट सिस्टम हुआ करता था, उसको रिप्लेस किया था। इसलिए MCLR का एम क्या है दोस्तों? MCLR का प्राइमरी एम क्या है कि आपको ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी, अगर आरबीआई चाहता है कि अगर वो रेट कम करे तो ग्रेजुअली लोगों तक, कस्टमर्स तक भी रेट कम हो, ट्रांसपेरेंसी आए कि कैसे रेट डिसाइड किए जाते हैं, एंड देन उसके बाद बैंक्स के जो लोन्स को इजीली अवेलेबल करवाना लोगों तक, ठीक है, ताकि थोड़ा फेयरनेस बढ़े एक्सेट्रा। तो MCLR की कैलकुलेशन कैसी होती है कि मार्जिनल कॉस्ट, कि बैंक को कितने पे पड़ रहा है खर्चा। बैंक को अगर लोन महंगे मिल रहे हैं तो आगे महंगे लोन जाएंगे, लोगों को सस्ते मिल रहे हैं आरबीआई एक्सेट्रा से तो कम जाएंगे। देन CRR पे आपको बताया कि बैंक को पैसा कुछ अपना हमेशा ही बंद करके रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो। तो उस पर बैंक का खर्चा आ रहा है ना, उस पर कुछ बैंक कमा नहीं रहा, सिर्फ अपने खजाने बंद करके रखा हुआ है, तो नेगेटिव कैरी, उसका कुछ जो इंटरेस्ट लूज हो रहा है वो भी अब बैंक को कहीं से तो वसूलना है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो लोग रखे हुए हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, रेंट पे कर रहा है बैंक, उसके खर्चे निकालने। एंड देन टेनोर का मतलब होता है कि कितना लंबा लोन, अगर जितना लंबा लोन उतना रिस्क बढ़ जाता है, इसी कारण से थोड़ा रेट आपका ऊपर चला जाता है, तो उसको भी बैंक दर्शाता है MCLR में, ठीक है दोस्तों। तो ये MCLR से जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल हमें पता होना चाहिए था। यूपीएससी भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो ये 5 सवाल थे। अगर आपको आते हैं 5 में से 5 तो मुझे कमेंट में बताइए, बहुत ही अच्छी बात है, दैट मीन्स अच्छा ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर नहीं आते तो प्रीमिक्स की हमारी सीरीज़ देखना शुरू कीजिए, हमारे जो बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, प्रीमिक्स अगर आप पूरा प्रोग्राम देखते हैं, प्री क्योर से आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, एंड बाकी अगर आपने इको के लेसन लगाए हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके अपार्ट अगर आप चाहें तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो मार्केटिंग में आपको वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। मार्केटिंग, क्योंकि अगर आपने लेक्चर अगर सुन लिया तो आप जा सकते हैं। मार्केटिंग में हम थोड़ा कोर्सेज के बारे में बताते हैं जो हम चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रीलिम्स 2020 के लिए भी एक सुपर इफेक्टिव क्रैश कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारा कंटेंट उसमें हम कवर करते हैं एंड हाईली कॉस्ट इफेक्टिव दोस्तों, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 6,500 के आसपास आपको पड़ता है। वो उसमें एक एक सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के लिए हमें जानना है, उसके चाहे स्टैटिक चाहे करंट, हमने दोनों ही कवर किए। हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर वो अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। एंड अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो 2021 का बैच 2 में एडमिशन चल रही है, बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं। बैच 1 हमारा फुल हो गया था, हमने बंद कर दिया, तो बैच 2 अब चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी बैच 2 की? जो बैच 2 हमारा जैसे शुरू हुआ था, बिल्कुल इनिशियल जो ओरिएंटेशन लेक्चर 6 जुलाई को आ गए थे, जिसमें हम समझाते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी शुरू करें। देन 13 जुलाई को हमारे कोर्स शुरू हो गया विद अ शेड्यूल, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। देन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आपकी सितंबर में, मेंस की आंसर राइटिंग नवंबर में, जहां पे हम हर रोज एक आंसर लिखेंगे, ठीक है। एंड देन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए फरवरी 22 को, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज़, मेंस की आंसर राइटिंग है, चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, चाहे क्रैश कोर्स है, ठीक है। और जो पूरे के पूरे कंटेंट के लेक्चर प्री प्लस मेंस सब मिलाकर दोस्तों ये 20,000 से कम में अभी आपको कोर्स मिल रहा है। 18,999, इसमें GST ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, तो ठीक है दोस्तों। तो 19,000 में एक एक्सट्रीमली जो मैं कहूँगा कि लोडेड कोर्स, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ कई जगह तो मेंस आंसर राइटिंग की 25-30 हज़ार की है, इमेजिन कि कंटेंट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कितना एक्स्ट्रा। तो हम टेक्नोलॉजी एंड थोड़ी गुड इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल करवाते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बैच 2 है प्री प्लस मेंस का। सोशो का बैच 2 बंद हो गया है, उसमें इवैल्यूएशन वाला भी बैच अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट इवैल्यूएशन ही है। पॉलिटिकल साइंस एंड एसए में अभी एडमिशन चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो मेरे अगर कंटेंट को अगर आप माने बात मेरी, और अगर ओवरऑल अगर आप जो कि चैनल पर देखें तो एक सिंपल सी चीज़ है कि हाईली फोकस्ड कंटेंट है एंड स्टूडेंट्स को पुश करने वाला कंटेंट है कि स्टूडेंट पुश करे खुद को, प्री के लिए तैयार करें, मेंस के लिए तैयार करें, एक एक चीज़ के लिए। एसए का कोर्स इसलिए हमने इस बार उसको और अग्रेसिवली आपको पुश कर रहे हैं, ताकि एसए जो हमारे 250 मार्क्स हैं उसमें हम मैक्सिमाइज़ करें, रैंक के करीब पहुँचें, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, वहाँ पर जाकर टारगेट 2021 आपको जो टैब दिखेगा वहाँ पर आप कोर्सेज जाके एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर वेरियस कॉम्बोज भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्बिनेशंस में
अगर आप कोर्सेज खरीदते हैं थोड़े से आपके पैसे और बच जाते हैं, तो विच इज़ अगेन अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ठीक है दोस्तों, तो बस यही है, पीडीएफ्स एटसेट्रा जो भी हम पढ़ाते हैं एटसेट्रा टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल, देन हमारी वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं। अगर कोई आपको क्वेरी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी और जो जुड़े रहिए साथ में, नई नई चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने 5 सवाल डिस्कस किए, हर रोज़ कुछ ना कुछ 5 सवाल डिस्कस होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।